दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की, जो बहुत ही शातिर, चालाक और खूंखार था, जिसने दुगड्डा के आसपास के करीब 500 स्क्वायर मील में अपना आतंक फैला रखा था। लोग बहुत डरे हुए थे, आतंकित थे, और उन लोगों को ये महसूस होता था हर टाइम कि उनकी जो ये लाइफ है, जो जान है, ये कभी भी जा सकती है। और ऐसे में बिहार के हजारीबाग के इमाम साहब ने जब इस खबर को पढ़ा तो उन्होंने इस बाघ को मारने का बीड़ा उठा लिया और वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी के ऑफिस में एप्लीकेशन लगाकर, याद होगा आपको कि उन्होंने 2 परमिटों की मांग की थी, जिसमें से एक परमिट उन्होंने अपने लिए और दूसरा परमिट उन्होंने एक अमेरिकन शिकारी हंटर वाइलर के लिए मांगा था। ये सारी जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं घटना के अगले हिस्से में। काफ़ी इंतज़ार आप लोग करते हैं। दोस्तों, 24 मार्च 1977 की दोपहर का समय था। दुगड्डा में एक खबर पहुंची कि 23 मार्च 1977 की शाम, यानी 23 मार्च 1977 की शाम मतलब पिछली शाम, एक दिन पहले की शाम को गुड़खिल गांव के एक व्यक्ति, जिनका नाम शिवदत्त जी था, शिवदत्त जी का बछड़ा अन्य मवेशियों के साथ जंगल में गया तो था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। और गांव का कोई भी व्यक्ति उस आदमखोर के डर के कारण उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाने का साहस नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि चलो यार, चलो जंगल में चले, ढूंढा जाए। नहीं, हिम्मत नहीं थी। 24 मार्च की सुबह जब उसे ढूंढने के लिए लोग गए तो गांव से लगभग 25 मीटर दूर उन्हें झाड़ियों में जो है बछड़े की वो आधी खाई हुई बॉडी मिली, आधी खाई हुई। दोस्तों, इस खबर को सुनकर तहसीलदार साहब जो है अपनी जीप से इस बात का पता लगाने के लिए हनुमंती पहुंचे। हनुमंती में सीला पट्टी के वृत्त 3 के पटवारी की जो है वहाँ चौकी है, कि जो चौकी है वृत्त 3 के जो पटवारी है उनकी। तहसीलदार साहब को देख के हनुमंती के लोगों ने इस घटना के बारे में बताया कि हाँ साहब, जो आपने सुना ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ऐसे मारा गया है। और हम आपसे डिमांड रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रखते हैं, यानी प्रशासन से हम डिमांड रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आदमखोर को मारने के लिए इस इलाके में शिकारियों को भेजा जाए। और रात में घटी इस घटना से ये बात सिद्ध होती थी कि आदमखोर गुलदार अभी भी गुड़खिल के आसपास के जंगलों में ही कहीं छुपा हुआ है या वहीं कहीं मंडरा रहा है। तहसीलदार साहब ने लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है भाई, मैं यहाँ से जाते ही जो उच्चाधिकारी हैं, डीएफओ हैं, डीएम हैं, या जो जो उनसे बड़े जो अफसर हैं, उन सब से मैं संपर्क करूँगा और जितना जल्दी हो सके शिकारियों को गुड़खिल भिजवाने की कोशिश करूँगा। ये पटवारी, ये तहसीलदार साहब ने जो है गांव वालों को समझाने की कोशिश करी। अब उस समय तो वहाँ पर घटी उस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो आए हुए थे, ताकि उच्चाधिकारी को रिपोर्ट भेज सके। वो भी गलत नहीं थे कि भाई जाऊँगा तभी मैं इसकी रिपोर्ट दे पाऊँगा अपने उच्चाधिकारी को, फिर वही करेंगे जो करना होगा। अब तहसीलदार साहब का जब ये जवाब सुना गांव वालों ने तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो सारे गांव वालों ने उनका घेराव कर दिया और उनसे साफ साफ कह दिया कि यदि वो आज ही शिकारियों को गुड़खिल भेजने का वादा नहीं करते हैं, आज नहीं भेजते हैं, तो ये जो उनका हमने घेराव किया हुआ है ये हम समाप्त नहीं करेंगे। अगर कोई और मामला होता, किसी और मामले में पब्लिक जो है तहसीलदार साहब का घेराव करती, तो ज़रूर उसके खिलाफ कुछ बड़ा या कोई कड़ा कदम उठाते हुए। तहसीलदार कोई छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं है, लेकिन ये घेराव तो ऐसे लोगों द्वारा किया गया था यार, जो इस भयानक नरभक्षी के आतंक के कारण बिल्कुल त्रस्त थे, टूट चुके थे।
खौफ से जिन लोगों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था, जो डरे हुए थे कि पता नहीं कब उनकी मौत आ जाए, ऐसे में वो कैसे क्या रिएक्ट करते हैं यार, आप लोग खुद सोचो। फाइनली तहसीलदार साहब को ये वादा करना पड़ा कि वो आज और अभी दुगड्डा पहुंचकर कुछ शिकारियों को गुड़खिल भेजने की व्यवस्था करेंगे। आज ही करेंगे और अभी करेंगे, जाते ही करेंगे। उनकी इस बात से कुछ गांव वालों को तसल्ली मिली। तसल्ली पाकर उन्होंने घेराव समाप्त कर दिया, तहसीलदार साहब को जाने दिया। और तहसीलदार साहब ने भी दुगड्डा पहुंचकर अपने वादे को पूरा किया और श्री मोहन बोठियाल जी, श्री गंभीर सिंह नेगी जी और डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद जुएल साहब को गुड़खिल के लिए रवाना कर दिया। इन 3 लोगों का शिकारी दल शाम के समय करीब 7:30 बजे गुड़खिल पहुंचा और फिर इस शिकारी दल ने गांव वालों से बोला कि भाई उन्हें उस बछड़े की बॉडी के पास तक ले जा दो, हमको वो बॉडी दिखाओ कहाँ है उसकी लाश, उसको देखना चाहते हैं। तो गांव के कुछ लोग इन्हें लेकर उस आधे खाए हुए बछड़े की बॉडी के पास लेकर पहुंच गए। अब इन लोगों ने बछड़े का मुआयना करना शुरू कर दिया। बछड़े को जो है पीठ और कंधों की तरफ से खाया गया था और जो खून के धब्बे थे उनसे ये पता चल रहा था कि बाघ ने बछड़े को किसी मैदान में या किसी ऐसी खुली हुई जगह में मारा है, यहाँ मारा नहीं है। और वहाँ से मार के फिर खींच कर उसे वो जो है झाड़ियों में लेके आया है, मतलब मारा कहीं और लाया यहाँ तक। अब इस शिकारी दल ने गांव वालों को बोला कि ठीक है भाई, हमने देख लिया है, अब आप लोग जो है वापस जा सकते हैं, आप लोग चले जाइए। और गांव वालों को वापस गांव भेज दिया। अंधेरा भी घना होता जा रहा था और नरबक्षी बाघ का जो है इस बछड़े की बॉडी के पास आने का समय भी होता जा रहा था। ये तीनों शिकारी अलग अलग पेड़ों पर, जो बछड़े की बॉडी से करीब 10 से लेके 15 गज की दूरी पर थे, उन पेड़ों पर अपनी अपनी पोजीशन लेकर बड़ी सावधानी और सतर्कता से बैठ गए जी, अलर्ट होकर के बैठ गए, गन पकड़ के अपना। लगभग 2 घंटे तक तो ये लोग एकदम निशब्द शांत बैठे रहे, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की कोई कॉल या कोई आहट कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस रात आसमान में बादल थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा कैसी होती है आप लोग जानते ही हैं। इस हवा से इन तीनों शिकारियों के शरीर में कपकपान सी हो रही थी, सिहरन सी हो रही थी। अचानक बहुत जोर की जो एकदम से बिजली कड़की, लाइटनिंग, एकदम से बहुत जोर की बिजली कड़की और कुछ देर के लिए ये सारा एरिया जो है तेज लाइट्स में समा गया। पूरी चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल गई और उस लाइट का फ़ायदा उठाकर इन तीनों शिकारियों ने जल्दी जल्दी अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई, जहाँ तहाँ तक ये देख सकते थे। तो इन्होंने देखा कि बछड़े की बॉडी से लगभग 65 से 70 गज की दूरी पर एक भेमल का पेड़ है। दोस्तों, भेमल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक औषधीय पेड़ है, मतलब इससे काफ़ी औषधियाँ वगैरह इससे मिलती है। इसे लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में भिकवा भी कहते हैं। ये पेड़ आपको उत्तराखंड के कई गांवों में खेतों के किनारे और इधर उधर अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ही उपयोगी होता है, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। और इसका जो साइंटिफिक नेम या वनस्पतिक नाम जो है वो ग्रेविया ऑप्टिवा है। यस, ग्रेविया ऑप्टिवा इसको बोलते हैं साइंटिफिक, इसका वनस्पतिक नाम। इस भेमल के पेड़ के ऊपर शिकारियों की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक बहुत बड़ा जंगल राज यानी कि बाघराज यानी कि बाघ बैठा हुआ है, तेंदुआ, जो लगातार उनकी ओर देख रहा था। और किसी बड़े कुत्ते के आकार के 2 बच्चे भी उस भेमल की पेड़ के नीचे कुछ इस तरह से खड़े थे कि उनकी अगली जो टांगें थी वो खेत की मेड़ पर थी और पिछली टांगें और शरीर का जो पिछला हिस्सा था
वो मेड़ की आड़ में छिपा हुआ था। सीढ़ीदार खेत ऐसे होते हैं ना, ये मेड़ है ये, तो ऐसे पीछे छिपा हुआ है और ऊपर से हाथ है और ये दिख रहा है। गुलदार और उसके बच्चों की जो दूरी थी वो इन शिकारियों से कुछ ज़्यादा थी। अगर ये गोली चलाते भी तो वो गोली बाघ के लिए कितना जानलेवा साबित होती, जानलेवा साबित होती भी कि नहीं, इसकी भी संभावनाएं बहुत कम थी। तीनों शिकारी एकदम सधे हुए बैठे रहे और ये इंतज़ार करने लगे कि बाघ और उसके बच्चे इस बॉडी को खाने के लिए, ये बछड़े की लाश को खाने के लिए आए, तो तब उनको जो है ये शूट कर दें। करीब 20 से 25 मिनट के बाद एक बार फिर से बिजली चमकी, तो शिकारियों ने देखा कि बाघ और उसके बच्चे उस भेमल के पेड़ से गायब हो गए थे। अब इस बात की संभावना कुछ ज़्यादा थी कि बाघ को ये आभास हो गया था कि उसे और उसके बच्चों को शिकारियों ने देख लिया है और उस बाघ परिवार का अब इस जगह पर रुकना सेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गया, वहाँ से चला गया। वो तो चला गया, लेकिन अब डर इन तीनों शिकारियों के अंदर बैठ गया। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं बाघ कहीं से एक लंबा फेरा लेकर के कहीं से घूम करके आए और चुपचाप से इनमें से किसी के पेड़ पर चढ़ जाए और इनमें से ही किसी एक को ना दबोच ले। अब ये तीनों शिकारी और भी चौकन्ने और सतर्क हो चुके थे और चारों तरफ अपने पेड़ के नीचे सब नज़र रखे हुए थे और बिल्कुल सर, क्योंकि झपकी लेने का तो चांस ही नहीं था, क्या पता किस पेड़ पर चढ़ जाए। इस तरह से बैठे बैठे करीब आधी रात हो चुकी थी और कई बार बिजली भी चमकी, लेकिन बाघ और उसके बच्चे उनको दिखाई नहीं दिए। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद श्री गंभीर सिंह नेगी जी ने अपनी सर्च लाइट जो थी वो ऑन करी और आसपास के क्षेत्र में बाघ और उसके बच्चों को तलाशने लगे। हाँ भाई, कहीं दिख रहा है कि नहीं, नीचे ये होता है जैसे ढूंढा जाता है। तो बाघ और उसके बच्चों को कहीं मगर आता पता ही नहीं था, उसके आस दूर दूर तक कहीं आता पता नहीं था। अब नेगी जी पेड़ से नीचे उतर आए और उन्होंने आवाज़ देकर के डॉक्टर जियाल और मोहन जी को भी अपने पास बुला लिया। बोले आ जाओ यार, नीचे आ जाओ। और बोले कि यार अब शायद बाघ ने हमें पेड़ों पे चढ़ता हुआ देख लिया था और उस सामने भेमल के पेड़ पर चढ़कर वो हम पे निगाह नजरें रखे हुए था। और जब बिजली कड़की, जब बिजली चमकी, तो वो समझ गया कि हम लोगों ने उसे देख लिया है, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर के अब यहाँ से चला गया है, वो गायब हो गया है। और अब उसका इस बछड़े की लाश पर लौटने का तो चांस है नहीं। अब इसलिए अच्छा ये रहेगा कि हम लोग पैदल चलकर उसे ढूंढें। अब पैदल चला जाए ढूंढे, उनका तो काम ही था उसको मारने के लिए आए थे। गंभीर सिंह नेगी जी की बात को सुनकर मोहन बौठियाल जी ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम तीनों उसे ढूंढने के लिए जाएं और वो अपना कहीं से किसी कोने से किसी कहीं का चक्कर काट के लौट के बछड़े पे आए और इसको खाना वाना शुरू कर दे और उसके बाद फिर गायब हो जाए। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढना। इसलिए एक काम करते हैं कि जुयाल साहब को, डॉक्टर साहब को यहीं पेड़ पर बैठा देते हैं, ये यहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करें और हम दोनों लोग उसे तलाश करने के लिए चलते हैं। मोहन जी की बात जो है सभी लोगों को सही लगी और आपस में विचार विमर्श करके डिसाइड किया कि जुयाल साहब फिर से पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और अपनी पोजीशन उन्होंने ले ली, बछड़े की तरफ अपना अटेंशन दे दिया। और इधर मोहन जी और नेगी जी बहुत सावधानी के साथ, बहुत संभल कर, मतलब एक एक कदम को नाप तोल के रखते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी में एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए उस भेमल के पेड़ की ओर आगे बढ़े। उन्होंने बंदूकों को अपने दाहिने हाथ में कुछ इस तरह से थामा था कि ज़रूरत पड़ने पे वो तुरंत जो है फायर कर सके, मतलब
तैयारी थे और टॉर्च भी इस तरह से करके बिल्कुल चल रहे थे कि वो तुरंत फायर कर सके। कुछ ही देर में ये लोग भीमल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। ये जो पेड़ था, ये पेड़ एक खेत की मेड़ पे खड़ा था। ये खेत है, इसकी मेड़ पे खड़ा था, समझ रहे होंगे आप। और उसके आगे घोट गदन गधेरा, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, वो था। और उस गधेरे तक पहुंचने के लिए कुछ बीच में सीढ़ी नुमा खेत थे। पहाड़ों में होते ना सीढ़ी नुमा खेत, तो वो पार करके आप उस गधेरे तक पहुंच सकते थे। भीमल का जो ये पेड़ था, इसकी सीध में लगभग 20 फुट की दूरी पर एक खड़िक का पेड़ भी था, जिसके तने के चारों तरफ जो है बहुत घनी झाड़ियां फैली हुई थी। भीमल के पेड़ के नीचे खड़े होकर नेगी जी और मोहन जी ने उन झाड़ियों पर सर्च लाइट की रोशनी डाली, तो झाड़ियों में अंगारे चमक उठे। मोहन जी और नेगी जी दोनों अनुभवी शिकारी थे। वो तुरंत समझ गए कि ये अंगारे कुछ और नहीं है, बाघ और उसके बच्चों की आंखें हैं। उसकी बाघ की और उसकी जो है आंखें लाइट पड़ने में इतनी भयंकर चमकती है, बिल्कुल अंगारों की सी महसूस होती है। जितनी देर में नेगी जी और मोहन जी अपनी बंदूक को संभाल के फायर करते, इतनी देर में बाघ और उसके बच्चे झाड़ियों से निकलकर नीचे खेत में कूदने के लिए मुड़ चुके थे। मतलब वो अपने को मोड़ चुके थे नीचे कूदने के लिए। दोनों शिकारियों ने एक साथ फायर कर दिया। मोहन जी ने बड़े वाले बाघ को निशाना बनाया, जबकि नेगी जी ने उसके जो दाईं तरफ को जो बच्चा बाघ था, यानी कि उसका बाघ था जो बड़ा था लेकिन बच्चा था, उसको निशाना बनाया। गोलियों की जो गूंज थी, उसके साथ साथ वातावरण में इस बाघ की तेज गर्जना भी इतनी भयानक तरीके से फैल गई। एक तो पहाड़ों में आवाज़ें टकराती हैं, तो वो आवाज़ गर्जना उसकी और भयानक हो गई। फायर और गर्जना की आवाज़ दोनों मिलके एक अजीब सा वातावरण हो गया, और उस बाघ और उसके दोनों बच्चे नीचे खेत में कूद गए। अब कुछ देर तक तो नेगी जी और मोहन जी वहीं खड़े खड़े कुछ हरकत हो इसकी टोह लेते रहे। फिर बहुत ही सावधानी के साथ और बड़े नपे तुले कदम रखते हुए, सर्च लाइट की रोशनी इधर उधर डालते हुए उस जगह तक आए जहाँ से बाघ और उसके जो दोनों बच्चे थे वो नीचे खेत में कूदे थे। ये दोनों शिकारी जानते थे कि एक घायल बाघ, मान लो अगर बाघ को गोली लगी होगी तो घायल हो गया, और एक घायल बाघ मतलब आप ये मान के चलिए वो जीती जागती मौत है, वो यमराज है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि न जाने कितने शिकारी घायल बाघ को खोजने में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बाघ जो है घायल होने के बाद बहुत ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा निडर हो जाता है। उसके अंदर का सारा डर गायब हो जाता है, और वो किसी झाड़ी या उसके पास कहीं घास वास में छुप जाता है। जो भी व्यक्ति, शिकारी या जानवर उसके सामने पड़ जाए तो वो उस पर हमला कर देता है, और ऐसे में इनाम के तौर पे मौत ही मिलती है। मौत निश्चित है, यमराज ही है। इसलिए जो समझदार शिकारी होते हैं वो कभी भी बाघ को घायल करके नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी कोशिश रहती है कि वो उसे ढूंढ कर जान से मार दें। अगर घायल छोड़ दिया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब का भी ये था, वो कभी घायल नहीं छोड़ते थे, ढूंढ के पीछा करते थे और मारते थे। और ये दोनों लोग भी इस डर से बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे थे कि कहीं बाघ या उसका बच्चा घायल ना हो गया हो। मोहन जी खेतों की तरफ सर्च लाइट की रोशनी डालने लगे, और नेगी जी ने बंदूक तान के अपना अलर्ट हो गए कि मतलब जहाँ जहाँ लाइट जा रही थी वहाँ वहाँ उनकी गन जा रही थी कि कहीं भी दिखे तो शूट करें। खेतों में गेहूं के पौधे टूटे पड़े हुए थे, जो बाघ और उसके बच्चों के भागने के कारण टूट गए थे। अब नेगी जी और मोहन जी, उनको ये लगने लगा कि यार उन दोनों का निशाना चूक गया है, और बाघ और उसके बच्चे जो हैं ये भागने में यहाँ से सफल हो गए, भाग निकले हैं, उनको लगी नहीं है गोली। बहुत निराश हो गए, और निराशा के साथ साथ ये दोनों शिकारी लौटकर उस पेड़ के पास आ गए जिस पे जुयाल साहब बैठे हुए थे।
इनको आता देख करके जुयाल साहब पेड़ से उतर आए थे और भाई पूछा उन्होंने, एक नेचुरल सी जैसे एक आम पूछताछ होती है, जैसे पूछते लोग, हाँ भाई क्या हुआ यार, भाई आप लोगों ने 2 गोलियां चलाई थी, क्या नतीजा रहा, क्या हुआ, कुछ उसका कुछ फ़ायदा हुआ, गोली बाप को लगी नहीं लगी, क्या हुआ, मतलब वो उत्सुक थे, क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर जानने की। अब मोहन जी ने जो वहाँ पे घटना बीती उसका पूरा एक एक बात बताई, उसका पूरा वर्णन जो है जुयाल साहब को सुनाया और बताया कि दोनों गोलियाँ बेकार चली गई हैं, क्योंकि किसी भी बाप को गोली नहीं लगी। बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार सामने होते हुए नहीं लगा, गोली नहीं मार पाए। अब बारिश भी ज़ोर ज़ोर से होने लगी थी, अभी तक तो बिजली कड़क रही थी, अब बारिश भी ज़ोर ज़ोर से होने लगी थी और इस जंगल में रुकना भी बेकार था, क्योंकि अब गोली चलने के बाद बाघ परिवार का इस बछड़े को खाने के लिए आने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि गोली चलने के बाद बाघ तो आने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो ये तीनों लोग गुड़खिल गांव की तरफ लौट गए। जब तक ये गांव पहुंचे तब तक ये जो है पूरा बारिश में बुरी तरह से भीग के तर हो चुके थे। संतराम के घर पे इन्होंने रात बिताई। कौन संतराम? वही संतराम जिसकी बेटी सुमा और एक उसकी गाय जो गाबन थी, दोनों को बाघ ने मार डाला था और खा चुका था। तो उसी संतराम के घर में ये रुके। सुबह होने पर ये तीनों लोग एक बार फिर उस बछड़े की बॉडी के पास पहुँचे। इस समय बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान में बादल अच्छे खासे छाए हुए थे और जो बछड़े का शरीर था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा पिछली रात ये छोड़ के गए थे। यानी कि बाघ और उसके बच्चे लौट कर नहीं आए थे और ना किसी जानवर ने उसको छेड़ा था। तो ये क्लियर हो गया देखने के बाद। अब बछड़े का मुआयना करने के बाद ये लोग उस जगह पर आए जहाँ से उन्होंने बाघ पर गोली चलाई थी। खेत में जो है वो टूटी हुई गेहूं की फसल को देखते हुए ये लोग उस दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगे। ये वही दिशा थी जिस दिशा में बाघ और उसके बच्चे भागे थे। सीढ़ीदार खेतों की जो श्रृंखला थी वो ख़त्म हो गई थी और ये लोग घोट गोदन जो गधेरा था उसके पास पहुंच गए थे। मोहन जी जुयाल जी और नेगी जी से थोड़ा आगे चल रहे थे। वो अचानक से रुके और एक तरफ इशारा करके चिल्ला करके बोले, वो देखो वो देखो। एक तरफ इशारा किया, बोले वो देखो। अब नेगी जी और जुयाल जी भी रुके और उन्होंने जहाँ ये इशारा कर रहे थे उस तरफ को देखा तो एक बड़े से पत्थर की ओट में बाघ के एक बच्चे के अवशेष पड़े हुए थे। दोस्तों, उसके बच्चे का, बड़े बच्चे का, कुत्ते के बराबर के बच्चे का, उसका सर, उसके अगले पाँव के दोनों पंजे, खाल के कुछ टुकड़े और चबाई हुई कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके बाकी के शरीर का कोई भी हिस्सा वहाँ नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि पिछली रात जो गोली चलाई गई थी वो बेकार नहीं गई थी। गोली एक बच्चे को लग गई थी और वो घायल पोजीशन में ही खेत में कूदकर भागा था और कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वो गिर के मर गया था। और जो बाघ था, जो बड़ा वाला था, उसने उसको उठा लिया और उठाकर उसको वो अपने साथ ले गया और एक सुरक्षित स्थान, यानी कि यहाँ इस चट्टान की ओट, यहाँ तक ले आया था। और दोनों बाघों ने, जो बचे हुए दोनों बाघ थे, उन्होंने मिलकर इस मरे हुए बाघ को सफा चट कर दिया था, खा लिया था। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बाघ को खा जाता है। जिस झाड़ी में ये गोली लगने से पहले छिपे हुए थे वो बहुत घनी थी और खेतों में गेहूं के लंबे लंबे पौधे खड़े होने के कारण ये लोग जो है खून के निशानों को नहीं देख पाए थे, दिख ही नहीं रहते इनको, क्योंकि इतने घने और ऐसे उसमें बड़ा मुश्किल होता है। इन तीनों लोगों का शिकारी दल पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से तो सफल रहा ही था।
इन लोगों ने नरबख्शी बाघ के साथ के एक बाघ को मार दिया था, 3 में से 1 को मार दिया था। और ऐसा बाघ जिसके भविष्य में नरभक्षी बनने के पूरे पूरे आसार थे। दोस्तों, वैसे बाघ पैदाइशी नरभक्षी नहीं होता है, लेकिन कोई बाघ का बच्चा अपने वयस्क होने तक किसी नरभक्षी के साथ रहता है और लगातार मानव मांस खाता चला आ रहा हो, तो उसके नरभक्षी बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वो नरभक्षी बन सकता है, इसमें चांस बने रहते हैं। खैर दोस्तों, 9 बजे के आसपास ये शिकारी दल दुगड्डा की ओर अपना वापस लौट गया। नरभक्षी बाघ के साथ बच्चों को देखकर ये शिकारी दल इस निर्णय में पहुंचा था कि नरभक्षी बाघ जो है एक मादा थी, और अपने एक बच्चे के मारे जाने के बाद जब एक बच्चा मर गया, तो इस नरभक्षी बाघन को या बाघ को ये आभास हो गया था कि गुड़खिल के आसपास का क्षेत्र अब उसके लिए सेफ नहीं रह गया है। इसलिए अब उसे इस इलाके से वो कहीं दूर निकल गई थी। अब कहाँ निकल गई थी इस बारे में अभी नहीं पता। और ये कैसे इस बात का कैसे हम कह सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण ये था कि क्षेत्र में अब उसकी जो गतिविधियाँ थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी, यानी कि गुड़खिल के अंदर घटनाएं घटनी बंद हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद 4 अप्रैल 1977 की रात को 7:30 बजे के आसपास आदमखोर ने डबरा लस्सियों पट्टी का जो सिमल खाल नामक एक गांव था, वहाँ पर एक घटना को अंजाम दे दिया। वहाँ इसने क्या किया, एक गांव के निवासी थे श्री बेलम सिंह जी। उनके जो एक लड़का था जिसकी उम्र 12 साल थी, उस पर हमला कर दिया था और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। गुड़खिल से सिमल खाल की जो दूरी थी वो लगभग 15 किलोमीटर है। मतलब बाघ अब 15 किलोमीटर दूर आ चुका था और अब वो इस क्षेत्र से आगे की तरफ अपना आतंक फैला रहा था। इस तरफ को नहीं, अब इस तरफ को फैला रहा था। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। अब आप ये देखिए, ये इतनी मोटी किताब है और अभी ये आधी हुई है। तो जिन मित्रों को शिकायत रहती है कि बहुत लंबी कहानी हो जाती है, तो वो समझ सकते हैं इतनी मोटी किताब को ख़त्म करने के लिए मुझे घटना को कितना काट छाट करके आपको सुनाना पड़ता है। मतलब मुझे बहुत जगह काट छाट करनी पड़ती है ताकि और लंबी ना, कहानी तो और ज़्यादा लंबी जाएगी नहीं, तो फिर भी थोड़ा लंबी हो जाती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए और आशा करता हूँ कि आप उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। दोस्तों, अभी तो ये आदमखोर के साथ पहली मुठभेड़ थी और 6ठा एपिसोड हो गया। अभी तो इमाम साहब और हंटर वाइलर साहब के अभियान की व्यूह रचना भी तो आपको बतानी है, क्योंकि इसके बाद तो वो भी आए थे। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जो 1-2 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा। और आप बने रहिएगा दोस्तों। क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि बने रहिए उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से उत्तरांचल डायरीज़ लगातार सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है ना, स्टेप चढ़ता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरी ऊंचाई तक, फुल हाइट तक ले जाकर रहेंगे। आप लोग भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं, उन सबका आभार अभिनंदन करते हुए मैं उनका धन्यवाद बोलता हूं और उन सब से उम्मीद रखता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुगड्डा के आदमखोर की जानकारी मिल सके। दुगड्डा के ही आदमखोर की नहीं, बल्कि उनको, वो लोग इस बात को भी समझ सकें कि उत्तराखंड में वो पर्यटन के लिए तो आते हैं,
उस उत्तराखंड के लोग अपनी ज़िंदगी हकीकत में कैसे जीते हैं, कितनी मुश्किलें, कितने खौफ, कितने तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ इस घटनाक्रम के अगले हिस्से में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।